अतीक अहमद की हत्या के बाद से अब एक कमेटी गठित की गई है। वो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी। सर, लगातार आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस कस्टडी में थे अतीक और उसका भाई, लेकिन उसके बावजूद गोली कैसे चला दी गई, हत्या कैसे कर दी गई। आखिर कानून व्यवस्था को दुहाई देने वाली सरकार जो है आज क्या इस पे जवाब दी? प्रदेश की कानून व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर हुई है और इस चीज़ को प्रदेश की आम जनता आज महसूस कर रही है। पुलिस अभिरक्षा में जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के कर्म इतने खराब थे कि इनको बचाते बचाते भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वो तीनों लोग जिन्होंने उनके ऊपर फायर किया, वो तीनों मीडिया कर्मियों के रूप में आए थे। पुलिस प्रशासन की दिक्कत ये है कि हर मीडिया कर्मी का अगर आप आइडेंटिटी कार्ड मांगने लगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। क्योंकि मीडिया के लोगों की ईगो बहुत हाई होती है, आप भी उसमें से एक हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इन लोगों के ने इतना दुष्कर्म किया हुआ था, तो निश्चित रूप से उसमें दिक्कत हुई। लेकिन पुलिस को और ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता थी। लेकिन कानून व्यवस्था प्रदेश में बेहतर हुई है। प्रदेश का आम नागरिक आज राहत महसूस करता है। कानून बिल्कुल राहत महसूस कर रहा है, जैसा कि देखिए कुछ चीजों में देख भी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ये कह रहा है कि आखिर कौन से ऐसे राज खोलने वाला था अतीक, जिसके बाद से देखिए साजिश के तहत ये पूरा का पूरा प्रकरण इसको अंजाम दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ISIS से और वही देखिए अंडरवर्ल्ड से भी कहीं ना कहीं लिंक निकलते हुए नजर आ रहे थे अतीक के। देखिए, हमने तो उसको गिरफ्तार किया, सजा दिलवाई। अगर राज खोलता तो उनके खोलता जिन्होंने उसे पोषित किया था। वो तो सपा बसपा में रहा है, बीजेपी में तो कभी नहीं रहा। तो अगर राज खुलते तो उनके खुलते। ये एक दुर्घटना हुई है, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? क्योंकि किसी ना किसी को डर तो था कि देखिए अतीक बोलने वाला है, बोलने की शुरुआत भी कहीं ना कहीं कर ही दी थी, तो किसको डर था? नहीं, मुझे लगता है जो 3 लोग जिन्होंने फायर किया है, जिन्होंने गोली मारी, उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने मोटिव भी बताया है क्या है। तो इसमें उस तरह के एंगल पे हमें नहीं सोचने की आवश्यकता है। एक सवाल और है, चाहे हम विपक्ष के तमाम लोगों की बात करें, ओवैसी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सब लोग कानून व्यवस्था पे तो जो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं। असद की जिस तरह से एनकाउंटर किया गया उस पर भी सवाल खड़े किए गए। कपिल सिब्बल कह रहे हैं 19 साल के लड़के को आखिर देश को कैसे खतरा हो सकता है। सिर्फ अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें, देखिए चाहे राम गोपाल यादव की, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें आशंका है कि अब अतीक के दूसरे बेटों की भी हत्या कर दी जाएगी। देखिए, सभी विपक्ष के बड़े नेता हैं, मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब राजनीति कर रहे हैं और हमें इनसे कानून व्यवस्था प्रदेश में बेहतर हुई है कि खराब हुई है, इस पर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता है प्रदेश की जनता की। चलिए, धन्यवाद। देखिए, आप यहाँ राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो पुलिस कस्टडी में हुआ है एक दुर्घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। क्या दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि अतीक को उन्होंने ही मारा होगा जिनको डर था कि उनके राज सबके सामने आ जाएंगे। और अतीक हत्या मामले पर जांच हो रही है। कमेटी जांच की रिपोर्ट में सब साफ हो जाएगा। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से तमाम विपक्षी दल अब सवाल खड़े कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी। सर, पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर, उस पर सवाल खड़े किए गए। अब जब हत्या हो जाती है, पुलिस थी उस वक्त मौजूद जब अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। अतीक अहमद के विषय में पूरा देश जानता है वो कितना दुर्दांत अपराधी था और अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों से जिनका लगाव पहले से रहा है, सहानुभूति पहले से रही है, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाने से लेकर के लगातार उनके साथ खड़े रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए पीड़ा होगी। और जब उनके साथ खड़े रहे हैं तो रहसी भी कुछ अतीक अहमद पर उनके रहे होंगे।
तो ये जांच का सवाल है कि अगर उनके अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर होता है तब तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साहब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो वो भी ठीक नहीं थी, उसके भी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, लेकिन इनको उससे चूँकि लगाव है तो ये सहानुभूति दर्शाते रहे। हमने अगर कोई घटना ये हुई है अतीक अहमद के साथ में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए संज्ञान लिया तुरंत ही, और तुरंत कमेटी एक आयोग का गठन किया है 3 सदस्यीय, और 2 महीने में जांच के लिए कहा है। तो जांच आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर हत्या का कारण किसे मानते हैं? क्योंकि कई चीज़ें निकलकर सामने आई थी, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, उसके अलावा आईएसआई से कनेक्शन, और कई खुलासे वो करने वाला था। आखिर कौन थे जिन्होंने, क्या लग रहा है कौन होगा इसके पीछे जिसने मरवा दिया? जिस तरह की बात आप कर रहे हैं ये मैं भी मीडिया की ओर से भी देख रहा हूँ और बाकी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जिन लोगों को दहशत थी कि अतीक अहमद कुछ ऐसे खुलासे कर न दे और जिनको डर था, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का हाथ हो सकता है, और ऐसे लोग सहानुभूति जो दर्शा रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो शक दायरे में वही हो। वही राम गोपाल यादव की बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें तो वही कपिल सिब्बल ने कहा 19 साल के लड़के से आखिर देश को कैसे खतरा हो सकता था। वही राम गोपाल यादव की बात करें तो कह रहे कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आगे भी दूसरे बेटों को भी मार दिया जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता है, कानून अपना काम करेगा, और इस घटना के लिए मैंने बोला है, इसके लिए जो घटना हुई है उसके लिए जांच कमेटी, जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। जांच आने तक सबको इंतजार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि जो लोग डर रहे हैं शायद इसलिए न डर रहे हो। निकाय चुनाव पे कुछ कहेंगे? क्योंकि तैयारी तो जहां कर रहे हैं वही दूसरी तरफ देखिए समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ही बसपा के टिकट बांट रही है, बीजेपी ही बिरयानी वाले के टिकट बांट रही है, सबके टिकट बीजेपी बांट रही है। किसको क्या बोलना है हमको पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार बूथ पर काम करता है और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और चुनाव के परिणाम जब सामने आएंगे तो चुनाव एक तरफा कमल उत्तर प्रदेश में खिलता दिखाई पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी को, जिनका कहना है कि डर उन्हीं को है जो कहीं ना कहीं इस मामले में फंसने की जिनकी आशंका है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियाल से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है, घबरा गई है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर चुकी है, और क्या कुछ कहा सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने लगातार 56 सवाल कर 9 घंटे पूछताछ की। हालांकि बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगकर प्रदर्शन कर रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक नरेश बलियाल हमारे साथ हैं। नरेश जी, कैसे आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं? क्योंकि एक तरफ 1 दिवसीय सत्र आप लोग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है तो सारे देश ने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा है, और मेरे को लगता है कि जितना ये आम आदमी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के लोग खड़े हो रहे हैं। कल प्रोटेस्ट के अंदर देखा था आपने, हज़ारों की संख्या में लोग खुद निकल के आए थे, और ये सारा का सारा आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का, कि किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए आम आदमी पार्टी। तो जितना दबाएंगे लोग उतना ज़्यादा आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं, खुल के साथ आ रहे हैं, और दिल्ली के लोगों को पता है कि दिल्ली की सरकार कितना शानदार काम कर रही है और दिल्ली के लोगों के लिए। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रोटेस्ट। जी, विधानसभा के सदन में लगभग 1 साल हो जाएगा सत्येंद्र जैन नहीं बैठे थे, पिछले लगभग 2 महीने हो जाएंगे मनीष सिसोदिया की मौजूदगी नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा। देखिए, एजेंसियां जिस तरीके से मिसयूज़ कर रही हैं, जो अभी आपने सुना मुख्यमंत्री ने बताया कि गवाहों को वहाँ ईडी के ऑफिस में बुला के मार पिटाई की जा रही है, उनके गलत बयान दिए जा रहे हैं कि इस आदमी का नाम लो नहीं तो तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को भी इसके अंदर फंसा देंगे। बाद में उन लोगों ने कोर्ट में रेट लगाई कि हमारे से गलत बयान दिया, ज़बरदस्ती बयान दिया, और बंद कमरे के अंदर कोई किसी मार पिटाई करके कोई बयान लिखवा ले। लेकिन जल्दी आप देखना कि आने वाले कुछ समय में सत्येंद्र जैन साहब भी और मनीष सिसोदिया छूट के बाहर आएंगे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि लगातार बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है और कह रही है कि इन सबके सरगना अरविंद केजरीवाल होते हैं और इससे में उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। मैंने बताया ना आपको किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, और सब लोगों को पता है इस बात का, दिल्ली के लोगों को कोई फर्क। आगे क्या रणनीति आप? आम आदमी पार्टी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई है और आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे। जब
मोदी साहब की जितनी भी जब तक अडानी का, सतपाल मलिक का जब से मुद्दा आया है तो सीबीआई का अरविंद जी को नोटिस आ गया, तो इन चीज़ों को दबाने के लिए तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू दिखाइए आप लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से। तो देखते हैं बीजेपी जहां इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी अभी भी कट्टर ईमानदारी के साथ डटी है, लेकिन क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से हिंदी खबर ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 1 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हम उनकी जमानत याचिका लाएंगे और मनीष सिसोदिया बहुत जल्द बाहर आएंगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कोर्ट में पेशी हुई, 1 मई तक के लिए मनीष सिसोदिया को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया? देखिए, जिस प्रकार से इस वक्त देश में सारी संस्थाएं एक प्रकार से मोदी जी के कंट्रोल में हो गई हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं जो आप बता रहे हो, लेकिन अभी भी उम्मीद है। कोर्टों में बड़े अच्छे अच्छे जज भी हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं। क्योंकि केस के अंदर कोई भी तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक रूप से केस गलत है, फर्जी है, तो आज नहीं तो कल किसी न किसी कोर्ट से सफलता मिलेगी, मनीष जी छूटेंगे। सत्येंद्र जैन को लगभग मई में 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आ पाए, अब अरविंद केजरीवाल जी से लगातार पूछताछ हो रही है। ऐसे में क्या लग रहा, आखिर कैसे दिल्ली की राजनीति चल पाएगी, कैसे दिल्ली का विकास होगा? मैंने कहा ना, इस वक्त देश में इमरजेंसी वाली हालात है और हर कोई डरा हुआ है। जज क्या हो, पत्रकार क्या हो, नेता क्या हो, हर कोई डरा हुआ है। इस वक्त संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो हर चीज़ का वक्त होता है, सच का वक्त भी आएगा। और फिर जो आज इस घमंड में है कि हम शायद चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट भी इस देश से गए हैं, ये भी जाएंगे। एक अलग सी चीज़ है, क्योंकि आप कानून मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कानून का बहुत बड़ा फेल्यूर है स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो इतना बड़ा अपराधी क्यों ना हो। इस देश ने, सबने देखा इस देश के अंदर कि कसाब जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, कसाब ने खुले में गोलियां चलाई, लोगों को मारा। उसके बावजूद भी ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया, बहुत करोड़ों रुपए उसके रखरखाव पे खर्च हुए। उसको फांसी का तख्त चढ़ाने के पहले एक ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ, जो इस देश की डेमोक्रेसी का, जो इस देश के संविधान की मैच्योरिटी दिखाती है। कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, उसको सज़ा मिलेगी तो कोर्ट के माध्यम से मिलेगी, ड्यू प्रोसेस के माध्यम से मिलेगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जो मर्जी आए मार दे, जो मर्जी आए जो कुछ कर दे। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती से। तो देखते आने वाले दिनों में दिल्ली सहित पूरे देश की सियासत क्या कुछ रंग लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस विषय पर चर्चा करने के लिए 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, उस विषय पर चर्चा सदन में की ही नहीं गई। ईडी सीबीआई पर चर्चा नहीं की गई। मैंने सवाल पूछा, तब भी जवाब नहीं दिया गया। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया और सत्र के दौरान जांच एजेंसियों को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक राजा की कहानी भी सुनाई। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली बीजेपी से विधायक है और नेता प्रतिपक्ष सदन के रामवीर सिंह विधूड़ी हमारे साथ हैं। रामवीर जी, किस तरीके से आप इस 1 दिवसीय विशेष सत्र को देखते हैं, जिसपे जांच एजेंसियों पर चर्चा भी हुई, साथ ही एक राजा की कहानी भी सुनाई गई? अरे, चर्चा तो हमने की। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री के समक्ष जो सवाल उठाए या जो आरोप हमारे द्वारा लगाए गए, किसी भी आरोप का दिल्ली के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पाए। मैं 53 साल से राजनीति में हूँ, पहली विधानसभा का मेंबर भी था।
लेकिन आज मैंने अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए सुना है, मैं लंबे समय से उनको सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आज इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि उनका मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा वो मेडिकल फिट है, मुझे वो फिजिकल भी फिट नहीं दिखाई दे रहे और मेडिकली भी मुझे वो फिट नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्यों लगा आपको? आज उन्होंने विधानसभा के अंदर विषय कुछ है, विषय पर बोल नहीं रहे हैं। जिस विषय को लेकर आपने हाउस बुलाया है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं और आप ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। ऐसी बात तो कोई गांव का गंवार आदमी भी होगा ना, अनपढ़ आदमी भी होगा, वह भी विधानसभा में नहीं करेगा। उन्होंने कहा चौथी पास राजा, अनपढ़ राजा, फिर आप लोगों की तरफ करके कहा कि आपके नेता के बारे में नहीं कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है और जल्दी से जल्दी चेकअप होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए इसमें। जो सत्र बुलाया गया, कितनी संतुष्ट हुए आप इस सत्र को बुलाने से? नहीं, मैं समझता हूं कि ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिससे विधानसभा चलती है, उसकी पूरी तरह से बर्बादी हुई है। हम बार बार कहते रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो दिल्ली से संबंधित हैं या इस हाउस से संबंधित हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो डीटीसी घोटाला हो, चाहे वे जल बोर्ड का घोटाला हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं दिल्ली के नागलोई में कुंवर सिंह नगर में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरी 3 मंजिला इमारत भरभरा के गिर गई। इस पूरी घटना में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 5 बजे एक महिला दूध गर्म करने के लिए गैस के पास पहुंची, तभी पाइप लीकेज हो रहा था। वहीं महिला ने इसकी जानकारी अपने पति को दी। इस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वहीं घायलों में 5 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली के नागलोई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आज सुबह तकरीबन 5 बजे एक मकान में जो है सिलेंडर फट गया और कहीं ना कहीं जो 3 मंजिला जो मकान था वो गिर गया और उसमें 9 लोग झुलस गए और इसके साथ ही वो दब भी गए थे, जिसके बाद उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन्हें फिलहाल जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय मैं मौके पर ही मौजूद हूँ और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। नागलोई का ये कुंवर सिंह नगर ये इलाका है और इस इलाके को फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं उसी मकान के बाहर ही खड़ा हूँ। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि ये 3 मंजिला का जो इमारत था उसकी क्या स्थिति है फिलहाल। जब ये सिलेंडर फटा, बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे की ये घटना है, जब जो महिला थी वो अपने घर में दूध पकाने के लिए जा रही थी और उसी दरमियान उन्होंने देखा कि उनके पाइप कहीं ना कहीं वो फट गया था और उसके बाद उन्होंने जब तक वो गई उसको गैस लीकेज होने लगा। जब तक वो पाइप को टेप लगाने की गई उसी दरमियान वो जो गैस है वो कहीं ना कहीं फट गया और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली के नागलोई में, जिसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और कहीं ना कहीं पुरुष भी हैं और इसके साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी थे जो इस मलबे में दब गए थे और जिसके बाद उन्हें फिलहाल कहीं ना कहीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया है। और सबसे पहले आप देखिए कि मलबा आपको नजर आएगा, ये ग्रिल देखिए आप, 3 मंजिला का ये इमारत था और आपको ये ग्रिल नजर आएगा। आप देखिए किस तरीके से ये आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए आपको छोटे छोटे फैन से लेकर झाड़ू और तमाम चीज़ें आप देखिए किस तरीके से धराशायी, और वो भगोना भी आपको नजर आएगा। ये बर्तन देखिए, आपको मैं चाहूँगा एक बार तस्वीरों को और क्लोज करें। ये देखिए, ये बर्तन देखिए, छोटे छोटे बर्तन आपको नजर आएंगे और ऐसी तमाम चीज़ें, भगोना देखिए आप, वो नजर आएगा छोटा सा। ये इसी मकान के अंदर दब गया था और जब सुबह ये बड़ा हादसा हुआ, धमाका जब हुआ, जब ये 3 मंजिला का इमारत गिर गया, आप देखिए तस्वीरें देखिए एक बार ऊपर की कि किस तरीके से वो अभी आपको नजर आएगा। थोड़ा सा हिस्सा, बाकी पूरा जो हिस्सा था 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर वो पूरा गिरकर खाक हो चुका है। तस्वीरें देखिए, इमारत आप देखिए
देखिए, और ये पूरा इलाका फिलहाल जो है उसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और फिलहाल जो है प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों का कर लिया, और ये देखिए इसको पूरा बंद कर दिया गया है, यानी कि आम पब्लिक अब यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत खतरनाक हो चुकी है। कभी भी ये हवा के झोंके से ये बिल्डिंग जो है ये गिर सकती है, खतरा बना हुआ है। हम यहाँ पर तमाम जो लोग, देखिए महिलाएं हैं और जो यहाँ पर स्थानीय है, यहीं पर पड़ोस में रहती हैं, हम चाहेंगे एक बार बात भी कर लें, आखिर क्या घटना हुई, कब हुआ। सबसे पहले आप यहीं बगल में रहती हैं, क्या आपने देखा था, कितने बजे की घटना? सुबह 5 बजे के सर। सुबह 5 बजे की घटना है। क्या हुआ था जब, क्या आपने धमाका देखा था, किस तरह का धमाका था? बहुत तेज आवाज आई थी। बहुत तेज आवाज थी। कैसे घटना हुई, क्या आपको मालूम चल पाया? वो बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी और सिलेंडर लीकेज शायद कर रहा था। वो आवाज तेजी में आया, उसके बाद फिर मकान गिर गया। उसके बाद क्या माहौल था, क्या आपने देखा, क्या लोग दबे हुए थे? हाँ जी, बहुत दबे, सारे दबे थे, पूरी फैमिली दबी थी, सब निकाले अड़ोसी पड़ोसी। कितने, क्या बच्चे थे उसमें? हाँ 4 बच्चे थे, 2 लेडीज थे, 2 जेंट्स थे। अच्छा, 2 लेडीज, 2 जेंट्स और 4 बच्चे। हाँ जी। देखिए, ये यहाँ पे जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कितना भयानक ये हादसा हुआ, कि पूरा इनका जो घर था, इनका शीशा था, वो किस तरीके से टूट गया, और कितना भयानक ये हादसा हुआ होगा, इसी बात से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में रेस्क्यू किया गया है, और कहीं ना कहीं घायलों का भी सबका इलाज जारी है, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सरकार की तरफ से इसमें कोई मदद की जाती है, ये अभी फ़िलहाल भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के अंदर एक डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल बना हुआ है, और लोग यही कह रहे हैं कि ये जो फ़िलहाल जो बिल्डिंग थोड़ी से जो इसका हिस्सा बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं गिराया जाए, ताकि इन लोगों जो है इनका जो डर का भी स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सके। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, हिंदी खबर। वहीं कलिंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित Y20 सम्मेलन का रविवार को दूसरा दिन था। यूनिवर्सिटी की तरफ से Y20 कार्यक्रम में सार्वजनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश और दुनिया के 20 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिनको कलिंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल मौजूद रहे। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस और इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज भी मौजूद रहे, जिनको यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल गणेशी लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर सामंथा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ। कलिंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से Y20 सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है, और आज दूसरा दिन है, और इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं आज समारोह जो बनाया गया उसमें कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया कई सांसदों को। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो फाउंडर हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी के किट और किस के, हम बातचीत कर लेना चाहेंगे डॉक्टर अच्युता सामंथा जी से। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, G20 की तर्ज पर एक कार्यक्रम है Y20, क्या कार्यक्रम है और इसका क्या मोटिव है और क्या इंस्पिरेशन है? देखिए, हम लोग सब खुश है, माननीय प्रधानमंत्री जी G20 को इंडिया लाए। इंडिया अभी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। G20 का एक भाग है यूथ 20। किट यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, हम लोग को मिला था यूथ 20 करने के लिए 14 अप्रैल एंड 15 अप्रैल। 2 दिन हम लोग बहुत अच्छा से किए हैं। अब देखते होंगे सबसे अच्छा काम किए हैं। जो 20 देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मैं बुला सका, वो लोग यहाँ आए। 3 दिन 13, 14, 15 हाईकाल जाएंगे तो यहाँ पर आए, सब बच्चे को डिलीवरी दिए, आज स्पेशल लेक्चर, सब लोग इंस्पायर्ड हुए, बहुत अच्छा हुआ। ये पूरा G20 का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है। उसके बाद 6 to 7 डिप्लोमेट्स भी आए, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा से हुआ। बिसाइड्स दैट, सबसे अच्छा बात है, वी आर फॉर्चुनेट टू गेट रिकी केज, जो कि 3 टाइम ग्रामी अवार्डी, यूथ आइकन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो UN से लेके सब अवार्ड। सो रिकी केज अभी जो पॉपुलर है, सब कुछ है, ब्रांड है, वो भी यहाँ पर 3 दिन है। एंड कल वो लाइव परफॉर्म किए थे कंसर्ट उसका, तो रिकी केज आना यूथ 20 के लिए बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग बहुत खुश हैं। आज यहाँ पर महामहिम राज्यपाल थे, उसका हाथों में जो 20 MP आए हैं, सबको हम लोग संबर्धित किए, पब्लिक फेलिसिटेशन एंड अवार्ड सेरेमनी, और वो लोग सब बहुत खुश है। यूक्रेन से लेके अमेरिका तक, UK से लेके आर्मेनिया तक, हर देश से 20 देश से ये लोग आए हैं। तो उड़ीसा छोटा राज्य है ये, लेकिन हम लोग ये लोग को
अट्रैक्ट करके लाए पाएँ, बिकॉज ये लोग मेरा काम को बहुत प्यार करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी जो फाउंडर हैं कहीं ना कहीं किट के और किस के, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से ये हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में काम करेंगे और निश्चित तौर पर जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है वाकई में काबिल तारीफ है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं हिमांशु दुबे, भुवनेश्वर, हिंदी खबर।